मैंने एक रोज नजीर शेरवानी और आरिफ से मीटिंग की और ये फैसला किया कि न्यू ईयर की रात को हमें कुछ हंगामा करना चाहिए। नए साल की आमद की खुशी में 31 दिसंबर की रात को गोले वगैरह छोड़े जाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि उस रात ठीक 12 बजे जब बड़े होटलों के बॉल रूम्स में 1 मिनट के लिए बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है, अगर ऐन उस वक्त अशोका और अकबर होटल में बड़े क्रैकर छोड़े जाएं तो बड़ा शोर मचेगा, क्योंकि उस रात भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के आला अफसरान भी इन जगहों पर मौजूद होंगे। हॉलों के अंदर क्रैकर फटने से अफरा तफरी और सरासीमगी फैल जाएगी, जिसका दूसरे दिन के अखबारों में खूब चर्चा होगा। ये एक तरह से हमारी रिहर्सल थी जो हम 26 जनवरी को भारतीय मुसल्लह अफवाज की परेड के दौरान दिखाना चाहते थे। नजीर और आरिफ ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, बल्कि यहाँ तक कहा कि ये सब काम अंडरग्राउंड नौजवान मुसलमान लड़के सरअंजाम देंगे, मैं उन्हें सिर्फ हिदायत दूंगा। इस काम के लिए मुझे उन लड़कों से मिलना था। मैंने उन पर अपना ये शक पहले ही जाहिर कर दिया कि मुमकिन है इन लड़कों में कुछ भारतीय हुकूमत के प्लांटेड भी हों, इसलिए वो मेरी असलियत और मेरे साथियों के मुताल्लिक उन्हें कुछ न बताएं। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इन लड़कों के लीडर से मुझे मिलवाया जाए, मैं उसे हिदायत दूं और वो लीडर मेरी हिदायत की रोशनी में लड़कों से काम ले। दूसरे दिन ही मुझे नंबर 2 के जरिए पैगाम मिला कि शाम को 6 बजे लीडर से मिलना है। मुकर्ररा वक्त पर मैं साथियों के घर चला गया। नजीर और आरिफ तैयार थे। हमने टैक्सी ली और आरिफ ने उसे छत्ता लाल मियाँ चलने को कहा। छत्ता लाल मियाँ में एक जगह हमने टैक्सी छोड़ दी और आरिफ हमें करीब ही एक गैराज में ले गया। उसने गैराज में काम करने वाले एक लड़के से कुछ कहा और थोड़ी ही देर बाद हम गैराज के अंदरूनी हिस्से में एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में पहुंचा दिए गए। वहां एक शख्स ने भरपूर मुस्कुराहट से हमें खुशामदीद कहा और अपना तारुफ बशीर अहमद के नाम से करवाया। ये नाम सुनकर मैं कुछ चौंक सा गया। यशवंत ने भी कहा था कि छत्ता लाल मियाँ में बशीर गैराज वाले से उसने चाबियां बनवाई थी। तारुफ और रस्मी कलमात के दौरान ही चाय और खुश्क फ्रूट आ गया। बशीर को आरिफ ने इस मुलाकात का पहले ही से बता दिया था, इसीलिए हमारी खातिर मदारत का सब इंतजाम था। बशीर ने बगैर किसी लगी लिपटी के बताया कि गैराज का काम तो न होने के बराबर है। 20 से ज्यादा लड़के उसके पास काम करते हैं, जबकि हफ्तों कोई गाड़ी मुरम्मत के लिए नहीं आती। अपने और इन लड़कों के अखराजात पूरे करने के लिए इन सब को गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं। वो बोला, साहब ये हिंदू वैसे तो हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन अपने नाजायज काम करवाने के लिए हाथ तक जोड़ते हैं और खासा रुपया देते हैं, और अगर मैं इनकार कर दूं तो सिफारशी बनाकर अपनी बीवियों और बेटियों को हमरा ले आते हैं। ये जानते हुए भी कि मैं हर जायज और नाजायज काम करता हूँ, इनमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करें। इस इलाके की पुलिस भी हमारी जानिब से आंखें और कान बंद किए रखती है। मेरे लड़के एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बिखरे रहते हैं। मैंने सब लड़कों को रामपुरी चाकू का इस्तेमाल ठीक ठाक सिखा रखा है। यहाँ कुछ अरसा कबल एक नया थानेदार आया था। उसने मुझे कई बार थाने बुलाया और गैर मुहज्जब अंदाज में पेश आया। एक रोज मैं थाने में बैठा था कि करुल बाग के लड़कों ने घर से निकलते ही उसकी अंतड़ियां निकाल बाहर की। मेरी थाने में मौजूदगी में ही उसकी लाश थाने पहुंचाई गई। सब कुछ जानते हुए भी उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत न था। लड़के वारदात करके अपने इलाके में रूपोश हो गए थे। ये इलाका मुसलमानों का है। यहाँ सख्त से सख्त थानेदार भेजा गया, लेकिन किसी ने भी थाने में कागजों का पेट भरने के सिवा अमली तौर पर कुछ न किया। ये हिंदू सिर्फ कमजोर ही पर जुल्म सितम करता है। जरा किसी ने आंख में आंख डालकर देखा तो फौरन भीगी बिल्ली बन जाता है। ऐसा महसूस होता था जैसे बशीर इस पहली मुलाकात में मुझ पर अपनी अहमियत जताने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा कि हमें 31 दिसंबर की रात को कुछ जगहों पर धमाके करने हैं, जिसके लिए निडर और चुस्त लड़कों और बड़े क्रैकर्स की जरूरत है। बशीर मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, साहब मेरे लड़के तो इतने निडर हैं कि अगर मैं कहूँ तो वो खुद अपने पेट में चाकू घोंप लें, और जहाँ तक क्रैकर्स का सवाल है तो यहाँ हर किस्म की गोलियों के अलावा हैंड ग्रेनेड भी आपका ये गुलाम बनाता है। फिर वो आंख दबाकर बोला, मेरे गाहक तो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों और सांभर तक फैले हुए हैं। आरिफ ने बशीर को मेरे मुताल्लिक पहले ही बता दिया था, इसलिए उसने मुझसे कोई सवाल न किया। बशीर जैसे कम पढ़े लिखे हुनरमंद लोगों को जो गैर कानूनी कामों में भी मुलव्विस हो, जब अपने मजहब के मफाद के लिए कोई काम करने का मौका मिलता है तो वो बड़े से बड़ा काम करने को तैयार हो जाते हैं। भारत में बशीर की यही हालत थी। उसने इन बेरोजगार मुसलमान लड़कों के गिरोह बना रखे थे जो माली मजबूरियों का शिकार थे। भारत में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है, इसलिए ये लड़के उसके गिरोह में भी शामिल थे। बशीर उनसे जो भी काम लेता होगा वो यकीनन खिलाफे कानून होगा, लेकिन वो कोई मुनज़्ज़म काम न था। जब भी जहाँ भी कोई मौका मिलता वो उससे फायदा उठा लेते होंगे। ना तो उनकी कोई तरबियत हुई थी और ना ही कोई मखसूस मकसद उनके पेश नजर था। मैंने सोचा कि अगर 31 दिसंबर को उन्होंने हस्बे मंशा काम किया तो जहाँ तक हो सका उन्हें मैं तरबियत दूंगा और उन्हें एक यूनिट के तौर पर वाज़े नस्बुलैन के साथ काम करने की तरगीब दूंगा।
दूंगा। मैंने बशीर को कहा कि अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने निडर और चुस्त लड़कों में से निस्बतन ज्यादा पढ़े हुए लड़कों से मिलवा दे। अकबर और अशोका होटल में न्यू ईयर नाइट के लिए टेबलों की रिजर्वेशन सिर्फ जोड़ों के लिए हो सकती है और इस गैदरिंग में शामिल होने के लिए अच्छे लिबास के अलावा पर्सनैलिटी की भी जरूरत थी। मैंने लड़कों का साथ देने के लिए लड़कियों के मुतालिक तो सोच लिया था कि उन होटलों की लॉबी में ऐसी बहुत सी लड़कियां मिल जाती थी। लड़कों के लिए मौजू लिबास भी सिले सिलाए मिल सकते थे। बशीर ने मुझे 2 रोज बाद शाम को अपने सेलेक्टेड लड़कों से मिलवाने का वादा किया और हम बशीर के रात के खाने तक रुकने के बेहद इसरार के बावजूद उसे 2 दिन बाद मिलने का वादा करके चले आए। मैंने अपने साथियों को सारी बात बताई और हमने अपने तौर पर यह प्रोग्राम बनाया कि हम और खुसूसन मैं उस रात अशोका और अकबर होटल के करीब भी न फटकेंगे। मैं लोधी होटल के दरमियाने दर्जे के प्रोग्राम में शामिल हूंगा, जबकि मेरे साथी कोरोनेशन होटल में अपनी शाम गुजारेंगे। 2 रोज बाद नजीर, आरिफ और मैं फिर बशीरे के गैराज में गए। खातिर मदारात के बाद बशीरे ने अपने शागिर्द को आवाज दी जो अपने हमरा 4 लड़कों को लेकर कमरे में आ गया। इन चारों की उम्रें 20 और 25 साल के दरमियान थीं और शक्ल सूरत से भी वो अच्छे घरों के लगते थे। उन्होंने फर्दन फर्दन हम सब से बाअदब होके हाथ मिलाया और बैठ गए। मैंने उनके नाम और तालीम पूछी तो उन्होंने अपने नामों के साथ तालीम बताई। उनमें से 2 FA थे, एक BA और एक मैट्रिक था। बशीर ने बताया कि उसने उन्हें पहले ही बता दिया है कि उन्हें क्या काम करना होगा, जिसकी इन्होंने बड़ी खुशी से हामी भर ली है। उन चारों को देखकर और उनसे मजीद गुफ्तगू के बाद मैंने प्रोग्राम में जरा तब्दीली की और दोनों होटलों में 2-2 जोड़े भेजने का फैसला किया। मैंने ये फैसला इस वजह से किया कि 1 मिनट की तारीकी होने के दरमियान एक शख्स सिर्फ एक क्रैकर ही चला सकता था। अगर 2 हो तो हॉल में मुख्तलिफ अतराफ में 2 क्रैकर चलने से अफरा तफरी में 2 चंद इजाफा हो जाएगा। मैंने लड़कों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास गहरे रंगों के सूट और ओवरकोट हैं। बशीर ने बताया कि वो खुसूसी तौर पर चपटे क्रैकर बनाकर देगा जो लिबास में बखूबी छुपाए जा सकते हैं और उनका धमाका बहुत शदीद होगा। मैंने लड़कों को कहा कि रोशनियां गुल होते ही उन्हें क्रैकर जलाने और हॉल में उछाल कर दरमियान में फेंकना होगा और ये सारा काम 45 सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं चाहता था कि रोशनियां गुल होने के वक्फे के दौरान ही क्रैकर फट जाएं। बिल्कुल अंधेरे में पुरहुजूम हॉलों में क्रैकर फटने से जो सरासीमगी और दहशत फैल सकती थी उसका आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। मैंने बशीरे को कहा कि क्रैकर्स के साथ बारूदी बत्ती इतनी छोटी लगाए जो 5 सेकंड में क्रैकर को जला सके। गर्जे के इब्तिदाई तरबियत और प्रोग्राम पर अमल करने की हिदायत देकर मैंने बशीरे को कहा कि इन लड़कों से मैं हलफ लेना चाहता हूँ। वो तैयार हो गए और मैंने उनसे हलफ लिया कि वो अपना काम पूरी तंदही और हिदायत के ऐन मुताबिक सर अंजाम देंगे और खुदा न खास्ता अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए तो हरगिज अपना राज और साथियों का नाम किसी को न बताएंगे। आज बशीरे ने हमारी लाइल्मी में ही खाने का इंतजाम कर रखा था। अभी हम वहाँ बैठे ही थे कि गर्मा गर्म पुरतकल्लुफ खाना आ गया। हम सब ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और बशीरे का शुक्रिया अदा करके उससे रुखसत चाही। लड़के हमारे जाने से पहले ही चले गए थे। मैंने बशीरे से कहा कि वो जो काम हमारे लिए करने लगा है उसका असल मुआवजा तो अल्लाह ही उसे देगा, लेकिन उसे अगर कुछ रकम दरकार हुई तो वो मुहैया की जा सकती है। मेरी बात सुनकर बशीरे की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, साहब रुपया कमाने के बहुत से ढंग हैं। जो जायज जराए से मैं रोजी कमाने में नाकाम हो गया तो मैंने हर जायज और नाजायज तरीका इख्तियार किया और अब मैंने न सिर्फ बहुत काफी रुपया कमा लिया है बल्कि इसमें रोजाना गू न गू इजाफा हो रहा है। ये तमाम लड़के अपनी जरूरियात के लिए मुझसे ही पैसा लेते हैं। आप और आपके साथ ही तो अपनी जाने दांव पर लगाकर जो काम इस मुल्क में करने आए हैं मुझे उसका कुछ अंदाजा है। पाकिस्तान पहले भी इस्लाम का कला था और अब भी है। लानत हो मुझ पर अगर आपके काम में कुछ हाथ बटाने का मुआवजा लूं। मैं तो अपना सब कुछ पाकिस्तान और उसके मफाद पर निछावर करने को तैयार हूँ। आपने ये बात कहकर मुझे मेरी अपनी निगाहों में जलील कर दिया है। बशीरे की बातें सुनकर मैं भी आपदीदा हो गया। मैंने बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, बशीर भाई तुम्हारी दिल आजारी करने की मैं माफी चाहता हूँ। इस मादा परस्त मुल्क में मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारे जैसे दिल का दर्द रखने वाले लोग भी मौजूद हैं और अब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोगों की वजह से ही पाकिस्तान वाकई इस्लाम का कला है। रात के घुप अंधेरे के बाद अब स्याही छटने वाली है और इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और पाकिस्तान 1971 में अपनी हजीमत का पूरी तरह से बदला लेगा। इस मुलाकात के बाद बशीरे और उन चारों लड़कों से मैं 2 मरतबा मिला और उन्हें 31 दिसंबर की रात के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ किया। बशीरे ने इस दौरान चपटे क्रैकर तैयार कर लिए थे। उनका हुजूम देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि उनका धमाका किसी बड़े बम जैसा होगा। मैंने इस दौरान अपने नंबर 2 को भेजकर अकबर और अशोका होटल में 2-2 टेबल रिजर्व करवाए जिनके रिजर्वेशन चार्जेस 4000 रुपए थे। हमारी तैयारी मुकम्मल थी। जैसा कि शुरू में अर्ज कर चुका हूँ, उन दिनों होटल की लॉबी
में पेड पार्टनर लड़कियां हम वक्त मौजूद रहती थी। मैंने अपने नंबर 2 को दोनों होटलों में भेजा, जहां से उसने 4 मुनासिब लड़कियों को 1000 रुपया फी लड़की के हिसाब से बुक करके उन्हें कन्नॉट प्लेस के रंग महल रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर की शाम को 7 बजे मिलने का कहा और एडवांस में उन्हें 100 रुपया फी लड़की दिया। क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से इन कॉल गर्ल्स के रेट भी बढ़ गए थे। मैंने ये सारा काम अपने नंबर 2 के जरिए इसलिए करवाया कि मैं पहले ही DMI की नजरों में आ चुका था और किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। मुकर्रर वक्त के मुताबिक 31 दिसंबर को शाम 5 बजे मैं बशीरे के पास गया। लड़के पहले ही वहां मौजूद थे। बशीरे ने हर लड़के की पैंट की बेल्ट के साथ क्रैकर्स इस तरह लगाए थे कि कोट पहनने से वो बिल्कुल छुप जाते थे। हर लड़के के पास एक खंजर भी टांगों के साथ बंधा हुआ था। मैंने उन्हें कनॉट प्लेस में 7 बजे से पहले ही पहुंच जाने का कहा, जहां मेरे नंबर 2 ने 4 लड़कियों के साथ उन्हें मिलना था। नंबर 2 की निशानदही लेदर जैकेट और सुर्ख कमीज थी। मैंने चारों को 1-1 हजार रुपया देना चाहा तो बशीरे ने मना कर दिया और कहा कि वो थोड़ी देर पहले ही उन्हें 2-2 हजार दे चुका है। बशीरे ने उन्हें सिगरेट के पैकेट और माचिस देते हुए हंसते हुए कहा कि मैंने उन्हें कहा है कि काम करने के बाद आज रात खूब मौज उड़ाओ। 31 दिसंबर के रश की वजह से हमें काफी इंतजार के बाद 2 टैक्सियां मिली। बशीर ने लड़कों को एक टैक्सी में रवाना किया और चलते वक्त उन्हें कहा कि अगर काम ठीक तौर से ना अंजाम दिया तो तुम्हारे घर वालों को कब्रिस्तान भिजवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी लाशें उन्हें वहीं मिलेंगी। ये चलते वक्त की आखिरी हिदायत थी। हमें भी भारतीय बॉर्डर में दाखिल होने से पहले इसी तरह के लेकिन नर्म अल्फाज में हिदायत मिली थी। मेरा नंबर 2 8 बजे मुझे मुगल महल रेस्टोरेंट में मिला। उसने बताया कि 4 लड़कियां बर वक्त पहुंच गई थीं। लड़कों के आने के बाद उसने 4 रिजर्वेशन कार्ड्स लड़कों को और बकिया 900 रुपए फी लड़की उन लड़कियों को दिए और 2 ग्रुप्स में टैक्सियों में बैठकर अशोका और अकबर होटल चले गए। मैंने नंबर 2 को भी जाने की इजाजत दे दी और अपने होटल चला आया। लोधी होटल भी 4 स्टार होटल था। उन्होंने भी 31 दिसंबर की रात को भरपूर मनाने का इंतजाम किया हुआ था। मेरा टेबल पहले ही से रिजर्व था। मैं कमरे में जाकर गुस्ल करके ताजा दम हुआ और ड्रेस सूट पहनकर नीचे आ गया। होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में न्यू ईयर की तकरीब का इंतजाम था। हॉल में सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे, क्रिसमस ट्री के अलावा रंगदार झिलमिलाती रोशनियों की लड़ियां आने वालों को खुशामदीद कह रही थी। मैं अपने टेबल पर जाके बैठ गया। उस वक्त तक तमाम टेबल भर चुके थे। बम्बई से खुसूसी तौर पर बुलाया गया एक बैंड अपनी तेज धुनों से माहौल को मजीद रंगीन बना रहा था। हर टेबल पर जोड़े बैठे थे। सिर्फ मेरा टेबल ही ऐसा था कि जिस पर मैं अकेला था। जोड़ा न होने की रियायत मुझे खुसूसी तौर पर इसलिए दी गई थी क्योंकि मैं होटल का मुस्तकिल रिहायशी था। उन दिनों मशहूर मगरबी नाच, रॉक एंड रोल और शेक थे और मुझे उन पर खासा उबूर था। थोड़ी देर बाद डांस हॉल का मैनेजर मेरे पास आया और बड़े मौतबाना अंदाज में कहने लगा कि एक ब्रिगेडियर और उनकी बेगम बगैर रिजर्वेशन के आ गए हैं। ब्रिगेडियर अरसे से हमारे होटल के अच्छे कस्टमर हैं। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें आपकी टेबल पर बिठा दिया जाए। मैं तन्हाई से पहले ही बोर हो रहा था। मैंने अस्बात में सर हिलाया और रस्म के मुताबिक उनके इस्तकबाल के लिए हॉल के दरवाजे पर चला गया। मैनेजर ने ब्रिगेडियर से मेरा और ब्रिगेडियर ने अपनी बीवी से मेरा तारुफ करवाया। यहाँ भी वही बात थी, उधेड़ उम्र शौहर और जवान बीवी। मैंने उन्हें अपने टेबल पर ज्वाइन करने की दावत दी। वो तो थे ही ऐसी दावत मिलने के इंतजार में। बखुशी मेरे साथ हो लिए। मैंने ब्रिगेडियर की बीवी को कुर्सी पर बिठाया। दूसरी जानिब ब्रिगेडियर बैठ गया और मैं बीच में सैंडविच बन गया। ब्रिगेडियर और उसकी बीवी को मशरूबात के लिए पूछा गया तो ब्रिगेडियर ने कहा, थैंक यू वेरी मच बट वी विल प्ले डच, यानी शुक्रिया लेकिन हम अपने मशरूबात की कीमत खुद अदा करेंगे। ब्रिगेडियर ने विलायती विस्की मंगवाई और दोनों मियाँ बीवी जाम पर जाम चढ़ाने लगे। न्यू ईयर की रात, रोशनियों और सजावट की जगमगाहट, बैंड के नगमात बखेरते साज और फ्लोर पर नाचने वालों के थिरकते बदन। ब्रिगेडियर की बीवी ने कई बार शौहर को आंख के इशारे से फ्लोर पर आने का कहा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अभी तक शराब से अपनी बैटरी चार्ज न कर सके थे। उसकी बीवी चिल्ला उठी। मैंने उस वक्त ब्रिगेडियर का हाथ बटाने का फैसला किया। मैंने ब्रिगेडियर से इजाजत तलब करके उसकी बीवी को नाच की दावत दी। वो फौरन उठ खड़ी हुई। हमने फ्लोर पर डांस शुरू किया और वक्फे वक्फे से रात 11:15 बजे तक नाचते रहे। ब्रिगेडियर ने अपनी कोशिश में नाकाम होने की वजह से इतनी ज्यादा पी ली थी कि कुर्सी से टेक लगाकर खर्राटे भरने लगा, क्योंकि इस तरह करने में ही उसकी आफियत थी। हॉल में फोटोग्राफर भी घूम फिर कर तस्वीरें उतार रहे थे। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब मैंने ब्रिगेडियर को जगाया और कहा कि सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं नए साल के इस्तकबाल में। बीवी को उसके हवाले करके मैं होटल से बाहर चला गया। यहीं ब्रिगेडियर की बीवी के साथ मेरी एक ऐसी फोटो उतारी गई जो बाद में मेरी शनाख्त के लिए अखबारों में भी छापी गई। लोधी होटल
होटल अकबर और अशोका से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी तजस्सुस की वजह से मैं बाहर आ गया। ठीक 12 बजे फजा छोटे छोटे धमाकों से गूंज उठी। होटल की तमाम रोशनियां 1 मिनट के लिए गुल कर दी गई थी। मुझे अपने साथी लड़कों के मुतवक्के धमाकों की आवाज सुनाई न दी। मैं तकरीबन 20 मिनट यखबस्ता सर्दी के थपेड़े खाते हुए सिर्फ ड्रेस कोट में बाहर खड़ा रहा। अब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी और मैं होटल वापस जाने का सोच ही रहा था कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के इंजन अपने जोरदार सायरन बजाते अशोका और अकबर होटल की सड़क पर जाते दिखाई दिए। मुझे सर्दी का एहसास खत्म हो गया और मैं तसव्वुर में उन होटलों में धमाकों से फैली सरासीमगी के आलम में मेहमानों और होटल के स्टाफ की भाग दौड़ और अफरा तफरी को एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर तक तसव्वुर की आंखों से इन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। यहाँ मैं ये बताना भूल गया कि तारुफ के वक्त ब्रिगेडियर ने अपना नाम राजपाल और उसकी बीवी ने मालती बताया था। डांस हॉल में इतना हंगामा था कि बात सुनाई न देती थी। वो तो दूसरे दिन जब ब्रिगेडियर से शाम को मुलाकात पर उससे कॉफी शॉप में मुफस्सल गुफ्तगू हुई तो ब्रिगेडियर ने बताया कि दरअसल वो इतना मदहोश हो चुका था कि उसको होटल स्टाफ ने बड़ी दिक्कत से होटल की गाड़ी में उसके बंगले पर पहुंचाया था। उसकी बीवी भी ड्राइविंग करने की हालत में न थी। ब्रिगेडियर की गाड़ी होटल में ही खड़ी रही और अगली शाम वो गाड़ी लेने और होटल का बिल अदा करने आया था। नजीर, आरिफ और मैं दूसरे दिन 12 बजे बशीर के यहाँ पहुंचे। सुबह अखबारों के फ्रंट पेज अकबर और अशोका होटल में रात ठीक 12 बजे बम फटने, मेहमानों के जख्मी होने और मुख्तलिफ कयास आराइयों से भरे पड़े थे। बशीर ने बताया कि चारों लड़के सुबह 10 बजे आए थे। चारों के क्रैकर सही वक्त पर फटे थे। वो तो अफरा तफरी में अंधेरे में ही बाहर निकल आए थे। अलबत्ता हॉल में लोगों की चीखो पुकार और धमाकों से टूटने वाली बोतलों, ग्लासों और हल्के फर्नीचर के टुकड़ों से कई अफराद दोनों जगहों पर जख्मी जरूर हुए थे। लड़कों ने उसे बताया था कि दिल्ली के इंतहाई पॉश इलाके जहां दुनिया भर के सिफारत खाने मौजूद हैं, वहां होटलों में धमाकों की वजह से पुलिस और फौज ने दोनों होटलों को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अखबारात में लिखा था कि फौरी तौर पर यह तय नहीं किया जा सका कि ये धमाके किस चीज के थे। दोनों होटलों की भरपूर तलाशी ली गई और कुछ बरामद न होने पर ही फौज और पुलिस का घेरा खत्म किया गया। आइंदा कई रोज तक अखबारात में इन धमाकों की खबरें शाया होती रही। कई अखबारों ने इदारिये लिखे। आप सोचेंगे कि इन बेमकसद पटाखों के धमाकों से आखिर हमें क्या हासिल हुआ, तो अर्ज है कि न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए इन होटलों में भारतीय फौजियों के अलावा कई गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदे और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद भी शामिल थी। अगर हम ग्रेनेड इस्तेमाल करते तो लातादाद शहरी और सिफारती नुमाइंदे हलाक हो जाते और हमारा मिशन इन बेगुनाहों के खून से हाथ रंगना नहीं था। हम वाज़े फर्क रखना चाहते थे अपने में और भारतीय फौजी दरिंदों में, जो चाहे नागालैंड हो या कश्मीरी बेगुनाह शहरी आबादी अपनी दरिंदगी और सफाकी के लिए रुसवाए जमाना है। हमारा मकसद भारतीय हुकूमत और फौज पर यह वाज़े करना था कि उनके सारे शहर और दारुल हुकूमत तक हमारी पहुंच है और अगर हम इतनी अहम जगहों पर क्रैकर्स चला सकते हैं तो हलाकत खेज बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 रोज बाद मैं नजीर और आरिफ के साथ बशीर के गैराज में था। बशीर अपने लड़कों की कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। हमने उसे और उसने हमें मुबारकबाद दी। मैंने बशीर से कहा कि ये धमाके हमारे मकसद के हुसूल की तरफ हमारा पहला कदम था और तुम्हारे लड़कों की आजमाइश भी, और ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। अब हम इन लड़कों से वो काम लेंगे जिससे पूरे भारत में हलचल मच जाएगी। मैंने बशीर को बेहद इसरार करके लड़कों को इनाम देने के लिए 12,000 रुपए दिए और कहा कि आइंदा 2-3 रोज में उसे पूरा प्लान बता दूंगा ताकि उस पर अमल करने के लिए लड़कों को तरबियत दी जा सके। बशीर से फारिग होकर हम वापस आ गए और मैं अपने साथियों के साथ 26 जनवरी के लिए एक प्लान तरतीब देने लगा।